नमस्कार। विचार मंथन की खास पेशकश अमृत तिरंगा में आपका स्वागत है। पूरे देश में अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ और बड़े उत्कर्ष के साथ मनाया जा रहा है। देखेंगे हम अपने देश में जब हर घर में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा। एक होड़ सी लगी हुई है लोगों में, और ये हमारा तिरंगा आन बान शान से तो जुड़ा ही है, बल्कि हमारे स्वाभिमान को भी एक नई ऊर्जा देता है। आजादी के 75 साल हो गए, बहुत से परिवर्तन आए, नया युग आया, नए विचार आए, नए मंथन आए, और उसके साथ हमने कुछ लक्ष्य भी तय किए हैं। उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन बहुत से प्रश्न भी हैं, और उन प्रश्नों के जवाब भी हम तलाश रहे हैं। क्या अमृत महोत्सव वास्तव में हमारी उस मान्यता को, हमारी उस संस्कृति को, हमारी उस सभ्यता को, हमारी उस परंपरा को और हमारे उस सेवा भाव को संवाहक के रूप में देखता है, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता के पूर्व हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे सेनानियों ने देखा था। आज हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में मुख्य बिंदु है हमारे जनप्रतिनिधि और मतदाता। जनप्रतिनिधि वास्तव में लोकतंत्र का एक सबल आईना होता है। मतदाता की उस पर दृष्टि रहती है, क्या हमारे जनप्रतिनिधि उसी सेवा धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, या फिर कहीं वो राजनीति के पचड़े में, वोट बैंक की राजनीति में बोझिल हो रहे हैं, और क्या फिर मतदाताओं की अपेक्षा बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवड़ी बांटने का भी काम चल रहा है, जिसके विरुद्ध हाल में सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज बुलंद हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। आइए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं सेवा भाव से वशीभूत जनप्रतिनिधि सुरेंद्र मैथानी जी। मैथानी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैथानी जी एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बाहर भी रहते हैं तो व्हाट्सएप पे संदेश दे देते हैं कि रात को मैं इस गाड़ी से चलूंगा और सवेरे 10:30 बजे पहुंच जाऊंगा। 3 दिन तक कार्यालय में नहीं रहूंगा, लेकिन कार्यालय खुलेगा। माने जनता को एक आश्वासन और एक लय मिलती है, और फिर क्षेत्र में कोई घटना हो जाए, वहां पर न पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज ही गुजैनी में डायरिया से कुछ बच्चों की मौत का समाचार मिला। दिल्ली से आते ही गुजैनी पहुंचे, और सूचना तो यह है कि कल ही डीएम से बातचीत की, क्योंकि भी पल पल की सूचना रखते हैं अपने क्षेत्र की। आज वहां पहुंचे, नगर आयुक्त से कहा, और ये तक आगाह किया कि सरकार योगी की है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सवाल ये उठता है, क्या अब ऐसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए, या फिर उनमें कोई एक नया निखार आना चाहिए, उसका कोई परिष्कृत रूप भी होना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम अपने मैथानी से ये कहेंगे कि अमृत महोत्सव है, आप
क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या उधेड़ बुन चल रहा है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप अमृत महोत्सव को किस रूप में देखना चाहते हैं, केवल इस पर ही जरा अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जीएमडी चैनल को और आपको कि आप प्रत्येक मुद्दे को जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको छूते हैं, और इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को भी उन मुद्दों से निष्कर्ष में निकलवा कर और परिणाम उसका किस प्रकार का होगा उससे भी अवगत कराते हैं और परिणाम तक पहुंचाते हैं। मैं इसके लिए बधाई दूंगा। और अपने पूरे कानपुर वासियों को और आपके सभी जो भी हमारे इस चैनल के हमारे दर्शक लोग हैं, उन सभी को आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार भारतवर्ष के साथ पूरे दुनिया को इस तिरंगे के मान को एक एक नागरिक के स्वाभिमान से जोड़ते हुए और प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को इस अमृत महोत्सव से जोड़ते हुए हर घर तिरंगा, प्रत्येक घर में तिरंगा, इस अभियान को बल देने का काम किया, आह्वान करने का काम किया, जिसके आधार पर आज आप देख रहे होंगे चाहे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों, बच्चे हों, नौजवान हों, चाहे अशिक्षित लोग भी हों, कामगार हों, चाहे असंगठित क्षेत्र के लोग हों, सबके मन में एक ही भाव है, झंडे, मुझको एक झंडा मिले, मैं अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज लगाऊंगा, अपना झंडा, देश का झंडा फहराऊंगा। ये वॉइस जब इस देश के 135 करोड़ लोगों की बन करके और विश्व समुदाय में जाएगी तो आप मानिए कि भारत माता विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के लिए अपने और कदम आगे बढ़ा चुकी होगी। मोदी जी इस देश में इस प्रकार के आह्वान के साथ आने वाली पीढ़ी को भी देना चाहते हैं। यानी हमारा दुर्भाग्य है कि हम देश की उस आज़ादी की लड़ाई में भौतिक रूप से नहीं थे, परंतु हमारा अब कर्तव्य बनता है, क्योंकि जो लोग भौतिक रूप से थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हम या कोई उद्योगपति बनेंगे, हम सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके, आज़ादी के वो दीवाने थे जिन्होंने भारत की आने वाली पीढ़ी आज़ाद भारत के वातावरण में सांस ले सके, अपने जीवन को खपा दिया। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने इस देश में इस प्रकार का वातावरण बनाया। योगी जी ने उस वातावरण को आगे बढ़ाया और आम नागरिक, किसी राजनीतिक दल का होगा, किसी समाज का होगा, किसी वर्ग का होगा, सभी एक साथ जुट करके भारत माता की जय के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। रैलियां जगह जगह निकल रही हैं, जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं, झंडों को बांटा जा रहा है, लोग झंडों को लेकर के अपने घर में लगाने के लिए उत्साहित हैं, उस तिथि का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम सबके सामने आ रहे हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमको अपने घर पे तिरंगा लगाना है, और लोगों से अपील कर रहे हैं जो बच्चे अभी ठीक से तिरंगे और देश के मान को समझ भी नहीं पाए, 3 साल के, 4 साल के, 2 साल के बच्चे, वो भी हाथ में तिरंगा लहरा करके लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। और ये हमको करना भी चाहिए डॉक्टर रमेश जी, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे, हमें देश की आज़ादी। आपने भी इस अमृत महोत्सव के लिए कोई प्लान किया होगा, आपने भी सोचा होगा कि नहीं हम इसको इस भव्य के रूप में मनाएंगे, कुछ है प्लानिंग? हाँ, ऐसा बराबर लगातार। आज ही मैंने तिरंगा यात्रा निकाली, यात्रा निकाल करके लोगों को आह्वान किया। मैं देख रहा था कि उस यात्रा में जब बाइक पर मैं चल रहा था तो किनारे लड़के जो बच्चे पढ़ने वाले थे, 3-4 बाइकें खड़ी थी, वो लोग भी हमारे साथ चल दिए। जो रिक्शा चलाते हुए जा रहे थे, एक रिक्शे वाले ने रोक करके हमारे उस जुलूस से एक झंडा मांगा। ये भाव उसका, और जिस प्रकार लोग हाथ हिलाते हुए उस पूरी तिरंगा यात्रा की रैली को सम्मान दे रहे थे, यानी झंडे को सम्मान दे रहे थे, निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहजनक वातावरण है। हम सब लोगों ने झंडे को बांटने का काम किया है, घर घर लोगों को आह्वान करने का काम किया है, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों से बात करी है, हम विभिन्न समाज के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से संपर्क किया है। हमने स्कूल के बच्चों से भी, जिस स्कूल को हमने गोद भी लिया, उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को झंडे का वितरण कर, उनकी भी रैली निकाल करके, उनके माध्यम से भी हम उनके सहयोगी बन करके लोगों से
से उन्होंने अपील करी है। इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम नित्य सवेरे से शाम तक लगातार कर रहे हैं और मुझे खुशी की बहुत अच्छा प्रतिफल यानी राष्ट्र के प्रति अपनी भावना आस्था प्रकटीकरण का एक बहुत सुंदर ये माध्यम लोग इसको महसूस कर रहे हैं और ये बहुत सफल कार्यक्रम निश्चित रूप मैंने से होगा। आपका गोविंद नगर क्षेत्र तिरंगामय हो जाएगा। बिल्कुल तिरंगामय हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी इस तिरंगे को लगाते समय वो ये महसूस करेगी कि हम इस तिरंगे को लगा रहे हैं यानी भारत माता की जय कह करके वो भी गौरवान्वित महसूस करेगी। ठीक बात है। साथ में मोदी जी का एक अपील और है कि हम अपने घर पर जब झंडा लगाएं तो घर के सबसे छोटे बच्चा जो सबसे छोटा सदस्य हो उससे हम झंडे को लगाएं और उसकी फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे भी अपलोड करें जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और ये सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया देखे कि भारत में सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है इस आजादी का और लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा लगा। ठीक बात है। मैथानी जी, एक थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल करूंगा। सवाल ये है कि आज हमको झंडे बांटने पड़ रहे हैं, घर घर पहुंचाने पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे याद है जब हम भी पढ़ते थे हमें न कोई राष्ट्र का ज्ञान था, न दल का ज्ञान था, न कुछ ज्ञान था, लेकिन हम लोगों में एक असीम उत्साह दिखता था। विद्यालयों में जलेबी बटेगी, चौराहों पर झंडारोहण के बाद बूंदी बटेगी और साथ में हमारा उत्साह ये होता था कि झंडा हो या न हो हम अपने एक कागज ले लेते थे और कागज में एक जो लाल फूल होता था उससे ऊपर केसरिया कर लेते थे, पत्ती से हरा हरा कर लेते थे और बीच में एक नीला सा करके और वही को बड़े गर्व के साथ हम उठाते थे, हम जय जयकार करते थे और लिए लिए घूमा करते थे मोहल्लों में। और अगर किसी के पास झंडा होता था तो हमारी एक लालसाई होती थी कि हमको भी झंडा मिल जाए और हमारे माता पिता में। आज वो भावना क्यों नहीं है, इसके बारे में भी कभी आपने सोचा? जी देखिए, आज़ादी के जब 70 वर्ष इतना हमारे 75 वर्ष बीते जी, तो उन वर्षों में हमने राष्ट्रीय ध्वज को आम नागरिक के साथ नहीं जोड़ा यानी उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए वो अवसर उपलब्ध नहीं कराया। उस समय तो स्वस्फूर्ति था। हाँ, आज भी वो स्वस्फूर्ति तब बना है जब झंडे को लगाने के नियम में ढील दी गई। वो भी एक कारण था। झंडे को लगाने में आप देखते थे उस समय मुकदमे भी हो जाते थे, केस दर्ज हो जाते थे। लोग इससे भय खाते थे कि झंडा में कोई लगाने में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो हम पर मुकदमा हो जाएगा। उसके नियम को ढील दे करके उसके गर्व से इन अपने हम सब आम नागरिकों की भावनाओं को जोड़ा है जिससे वो और उत्साहित होकर के जो झंडे की मात्रा उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती थी आज इसलिए लोग झंडा मांग रहे हैं कि उस समय झंडे को लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता था। वो हम एक दिन छुट्टी रख करके और एक दिन हम अपना इस प्रकार के उपक्रम को करके और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को अपने देश में या अपने जिले में या अपने मोहल्ले में मात्र मना लिया करते थे। पर आज ये डायनामिक हो गया। अगर आप इसको देखें तो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मुझे लग रहा बहुत बड़े देश के शीर्ष उत्सवों में से एक बन गया है जिसमें लोग ध्वज की मांग कर रहे हैं और हम लोग भी ध्वज देते देते काफी कुछ वितरण की बड़ी श्रृंखला बना रहे हैं जिससे लोग इसको अपने यहाँ लगा सकें और नए भाव के साथ इस देश का संदेश पूरे विश्व में दे सकें। चलिए, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, चर्चित जनप्रतिनिधि हैं। हर जनप्रतिनिधि की अपनी कोई भूमिका होती है, हम उसकी बृहत्तर चर्चा भी थोड़ी करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमृत महोत्सव में जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या कोई संकल्प आगे बढ़ना चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए, या भव्यता के साथ कैसे उसको मनाया जाना चाहिए, किन लोगों के बीच में मनाना चाहिए? जरा हमको थोड़ा सा ये भी समझाइए कि इस अमृत महोत्सव में क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर रमेश जी, हम लोग कैडर बेस्ड लोग हैं जी, हम राष्ट्र भावना से ओतप्रोत लोग हैं। मैं नहीं कहता कोई दूसरा नहीं है, लेकिन हमारी जो राजनीति का
उद्देश्य होता है। हमारे लिए सत्ता साधन के रूप में तो प्रयोग होता है, सत्ता हमारे लिए भोग का केंद्र नहीं होती है। सत्ता हमारे लिए लोगों की सेवा के लिए होती है, भारत माता की सेवा के लिए होती है, अंत्योदय के लिए होती है। हम इसलिए राजनीति करते हैं और हम इस राजनीति के माध्यम से अपनी भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो हमारी भूमिका ये होती है कि हमारे नेतृत्व का जो निर्देश, हमारे राष्ट्र की जो हमसे अपेक्षा, समाज की जो हमसे अपेक्षा, उसमें हमको खरा उतरना ही चाहिए। क्योंकि लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हमको वोट दिया होता, वो वोट नहीं है, वो जनादेश आशीर्वाद है, जिसके आधार पर समाज और संविधान की उस संवैधानिक व्यवस्था में हम बैठे हैं। जब उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया तो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका प्रतिफल सेवाओं के रूप में अधिक से अधिक कितना अपने देश को दे सकें, प्रदेश को दे सकें, शहर को दे सकें, अपनी जनता जनार्दन को दे सकें, यह हमारा कर्तव्य बनता है। मुझे शांति नहीं मिलती अगर मैं कुछ ऐसा ना कर लूं जिससे मुझको दिन भर में कोई एक दो उपक्रम मेरा ऐसा ना हो जाए जिससे सेवा के किसी काम से रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता हूं तो मुझे लगता है कि आज मैंने क्या क्या यार ऐसा किया कि जिससे मैं अपने कर्तव्य का कुछ पालन कर सका। और अगर मुझको लगता है कि आज मैंने किसी भी एक व्यक्ति को अगर कहीं ऐसा कह दिया कि उसके दिल को ठेस पहुंची, तो डॉक्टर रमेश जी, पूरे सत्यता के आधार पर कह रहा हूं, मैं बाबा आनंदेश्वर का भक्त हूं, मुझको रात में नींद नहीं आती है। मैं अपना आचरण व्यवहार ऐसा रखना चाहता हूं कि लोगों को लगे कि विधायक मतलब कुछ नहीं, विधायक मतलब हमारी रेंज का व्यक्ति, हमारे बीच का व्यक्ति, और हम जिससे कुछ भी कह सकें, कुछ भी करा सकें, यानी भले के काम के लिए सकारात्मक दृष्टि से काम करा। आपको तो नींद नहीं आती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरों कैसे नींद आ जाती है? अब मैं ये नहीं जानता। देखिए एक बार ये सब दलगत राजनीति से ऊपर है, कहीं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ। आपको नींद नहीं आती है जब तक कोई सेवा भाव न हो जाए, लेकिन हमारे और जनप्रतिनिधियों को खूब नींद आती है, उसका क्या कारण आप पाते हैं? देखिए डॉक्टर रमेश जी, मैं अपनी बात अगर ये कह सकता हूं कि मैं बड़े अभावों से निकला हूं। मेरे पिता को हार्ट अटैक हुआ था और एक डॉक्टर बंसल कार्डियोलॉजी में हैं, उन्होंने 7,000 रुपए का एक इंजेक्शन, उस समय 92-93 की बात थी, वो उसको लोड कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर ये 16,000 वाला दूसरा बताया वो लग जाए तो जान बचने की और अच्छी संभावना हो सकती है। मेरा मन में सोच के रह गया, मैं 7,000 ही उस समय बड़ी मुश्किल से कर पाया था। मैंने उस 16,000 रुपए को 10% ब्याज पे तब लेकर के उस इंजेक्शन को लगाया था। उस दर्द को जानता हूं, इसलिए विधायक बनते ही सबसे पहले मैंने महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से कहा था, मेरी एक सड़क एक नाली आप बाद में दे देना, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए अगर उसकी जान बचाने के लिए कोई पैसे के लिए मेरा आवेदन जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उसको पैसा जारी होना चाहिए जिससे उस गरीब की जान बच सके। अस्पताल में पैसे की वजह से जान जा रही होती है और उनका परिवार तड़प रहा होता है। मैं और मेरी मां कार्डियोलॉजी में रो रहे थे, आप डॉक्टर बंसल जी से आज पूछ सकते हैं। तो इन अभावों से जब निकल करके, मैं शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में 42 वर्ष रहा हूं। माता जी कहती थी अपना बस्ता रख दो, पहले 2 बाल्टी हैंडपंप से पानी भर के ऊपर की कॉलोनी से चढ़ाओ, तब स्कूल जाओ। रामलीला देखनी होती थी सेंटर पार्क शास्त्री नगर में, माता जी कहती थी जाओ 5 बजे पहले बोरा बिछाओ आगे, और हम लोग 10 बजे रामलीला शुरू होगी, आगे से रामलीला देखेंगे, बोरा बिछाओ। फिर बोरा बिछाते थे, उसके बाद उसकी 4-5 घंटे रक्षा करते थे कि वो जगह बची रहे, और तब शाम से 10 बजे मूंगफली खाते हुए रामलीला देखते थे कि हम आगे से बैठ के माता जी के साथ रामलीला देख रहे। उस परिस्थितियों से निकला हूं, इसलिए मुझे लगता है कि एक एक मिनट, मेरी एक एक सांस पर मेरी जनता जनार्दन का अधिकार है और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। ठीक बात है, लेकिन हम आपसे पूछें कि 75 वर्षों में आप तो संगठन के अध्यक्ष रहे काफी समय तक, अब तो विधायक भी हैं। मेरा सवाल केवल ये है कि क्या जनप्रतिनिधियों में कोई अहम बदलाव आ गया है? और वो बदलाव मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि लोग अब कहने लगे हैं कि पहले जनप्रतिनिधित्व एक सेवा धर्म था और सेवा धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन आज वही जनप्रतिनिधित्व एक प्रोफेशन बन गया है, एक ग्लैमर बन गया है, एक समाज में प्रशंसा का, व्यक्तित्व निखार का, सम्मान का भाव हो गया। मैंने देखा कि हामिद खां थे, बेचारे पैदल चले जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं थे। बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो स्कूटर पे चला करते थे, लेकिन आज क्षमा कीजिएगा, विधायक तो दूर, अगर सत्ताधारी संगठन में भी आ गए तो फिर लंबी चौड़ी गाड़ी चाहिए। क्या
ये जो प्रोफेशन आ गया है जिसके कारण ये बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए डॉक्टर रमेश जी, मैं तो इससे पहले, चूंकि पिछली बार अभी उपचुनाव में विधायक हुआ था, उससे पहले संगठन का आदमी था और मैं संगठन का आज भी हूं। मैं संगठन को जब मैं चलाया विपरीत परिस्थितियों में, जब मेरी सरकार नहीं थी, तो मैंने परिश्रम ही एक आधार था। और मेरा मानना है कि परिश्रम कभी भी पस्त नहीं हो सकता। आप उठा करके अगर रामायण को भी देख लीजिए तो भगवान राम ने भी परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, कितने कष्ट झेले। उनको पूरी दुनिया आज उनसे नतमस्तक है उनके परिश्रम के आगे, और उनका जो पूजन करती है, उनको भगवान मानती है और भगवान है वो, उसके लिए पूरी दुनिया नतमस्तक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, खूब वैभव था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उससे कुछ हासिल नहीं होता। हम भौतिक ये सब चीजें हो सकती हैं। मेरा मानना है कि हम इस दुनिया से जाने के बाद क्या लेकर के जाने वाले हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने बार बार अपने अंदर से खोजता हूं। मैं लेके जाने वाला हूं। मैं जानता हूं कि कफन में जेब नहीं होती कि आप पैसा लेकर के चले जाएं, अर्थ लेकर के चले जाएं, लेकिन मेरा मानना है कि उस कफन में जेब होती है जिसमें आप भलाई के काम का प्रतिफल लेकर के जाते हैं, किसी की जान बचाते हैं तो उसके पुण्य को लेकर के मैंने आपने बहुत अच्छी बातें कही, इसमें दो राय नहीं है, और आपके व्यक्तिगत विचार हैं, निश्चित रूप से आप उस मार्ग पर भी हैं, इसमें भी दो राय नहीं। मेरा सवाल केवल ये कि जो जनप्रतिनिधियों में ये जो बदलाव आया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, बदलाव मुझे लगता है कि हमको जो राजनीति करते हैं हम, हाँ, हमको राजनीति में हमारी इच्छा क्या है ये मायने नहीं रखता। मेरी नजर में मायने वो रखता है कि जनता की इच्छा क्या है, हमारे नेतृत्व की इच्छा क्या है। तो अगर हम उसके नेतृत्व, उसकी इच्छा पर चलेंगे तो हम सफल होंगे, और अगर हम अपनी इच्छा से मात्र चलेंगे तो भोग विलास किसको खराब लगता है कि जो अपना सोता रहे, हम अपना कोई काम ना करें, फिर चुनाव में जाएं, फिर चुनाव में हम कहें कि जी वो गलती हो गई, मैं नहीं आया, आगे से नहीं आऊंगा, क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी त्रुटि कभी नहीं होगी, फिर कोई हमको उल्टा सुनाए, सीधा सुनाए। मेरा चुनाव देखिए आप, कितनी आसानी से लोग मुझसे कहें कि जाइए जाइए, क्यों आ रहे हैं आप, चुनाव जीत रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में 10वां स्थान आया। तो अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और बिना इस अपेक्षा के साथ कि जिसके लिए आपने तो आप अच्छी बात कह रहे हैं कि उससे आपको क्या प्रतिफल मिले। मेरा कहना है कि आप बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए जनप्रतिनिधियों, लेकिन फिर वही मैं सवाल, क्या ये बदलाव तेजी के साथ आ गया है कि अब जनप्रतिनिधित्व को एक प्रोफेशन के रूप में भी मान लिया गया है, मिशन का भाव दूर हो गया है? ये मैं केवल इसका जवाब दे दूं। नहीं, देखिए ये चीज नहीं हो पाएगी। अब जिस प्रकार की राजनीति है, जिस प्रकार का देश चल रहा है, जिस प्रकार का नेतृत्व है, मोदी जी हो या योगी जी हो या हमारा नेतृत्व हो, अब इस प्रकार की राजनीति अगर मन में है तो वो चल नहीं पाएगी, ना जनता स्वीकारेगी, नहीं, आप देख रहे हैं कि है कि नहीं है, आपको और ना सरकार स्वीकारेगी। वो तो ठीक है, नेतृत्व को देख के डॉक्टर रमेश जी चलना होता है। आप तो नेतृत्व की बात कर, मैं कह रहा हूँ कि आपको ये दिखता नहीं है कि किस तरीके की हालात बने हुए हैं? नहीं, सब लोग देखिए, हालात अगर ऐसे कहीं हम बनाएंगे, मैं अगर वैसा हालात बनाऊं, नहीं, आप बनाएंगे, तो मुझे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। नहीं, बहुत दिनों लेकिन तक लगता किसी नहीं को है, धोखा देके मेरा केवल ये है कि अच्छा, क्या मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बदलाव आप तो बार बार, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने को ले आते हैं या फिर अपनी पार्टी को ले आते हैं। हम सवाल पार्टी, हम एक सामान्य आम जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि वो देखते हैं, क्योंकि विधानसभा में भी देखते हैं, जनता के बीच में देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप ये नहीं स्वीकार करते हैं कि बहुत से जनप्रतिनिधि या कतिपय जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो जनता की उपेक्षा करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं इस सवाल का पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा जो सोचते हैं किसी दल के हों, अगर ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचते हैं कि सोचते हैं तो जनता उनको परिणाम भी दे देती है। हाँ, उनको जनता परिणाम भी दे देती है, लेकिन लोग सोचते तो है। ये अफसोस फिर उनको होता है जी, उनको अफसोस और उसका प्रतिफल भुगतना भी पड़ता है। इसलिए अब जो राजनीति है उसका भाव बदल गया है, उसका तरीका बदल गया है, उसका भाव आपको समर्पित होकर के रखना ही पड़ेगा, तो तब आप सफल होंगे, अन्यथा जनता आपको नकार देगी। चलिए, एक मुझे ब्रेक पे जाना, उसके पहले एक सवाल, क्या अब जनप्रतिनिधियों पर जनता की समस्याओं का, जनता की मांगों का या शासन और सरकार का एक नया बोझ आ गया है, और उस बोझ के कारण
जो पहले हमारे जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो पार्षद हो गए खुले तौर पे चलते थे, अब ऐसा नहीं रह गया। नहीं देखिए डॉक्टर रमेश जी, ये बात सही है आपकी कि भार भी ज़्यादा है, अपेक्षा भी ज़्यादा है, और जो करेगा उससे और अपेक्षा होगी। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं जनता दरबार जनता दर्शन के लिए लगाता हूं रोज, सोमवार मंगलवार पब्लिक के काम के लिए लखनऊ रहता हूं, और बाकी डेली 10:30 से 12:30 अपने कार्यालय पे जनता के लिए खूब आराम से मिलता हूं। आराम से इजी अवेलेबिलिटी, इजी कनेक्टिविटी मेरा आधार है, और 10 से 6 तक ऑफिस भी खुला रहता है मेरा कि जो काम कराना है। लेकिन ये जो पैटर्न पहले चलता था, जिसको मैं कार्यालय चला रहा हूं, इसको मैं साइड मानता हूं। वो कभी किसी समय पे फ्रंट हुआ करता था कि इतना ही चल जाए तो जनता को बड़ी राहत थी। मेरा मानना है कि ये साइड होना चाहिए कि 10 से 6 तक तो कार्यालय खुले लोगों के पत्र लिखें, लोगों के काम हो, समस्याएं नोट हो, निराकरण हो, ये तो होता ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ अतिरिक्त काम, अब लोगों की अपेक्षाएं कैसे। अभी परसों मैं जनता दरबार में बैठा हुआ था, एक महिला आई और वो अपनी ओल्ड माँ को ले करके चेहरा पीला पड़ा हुआ और मेरे जनता दरबार में लेके और वहां लेट गई। मैंने कहा क्या हो गया माता जी? उसने कहा कि इनको जरा देख लीजिए कि क्या है, इनको लग रहा है कि ठीक नहीं हो पाएंगी, और रोने लगी। अरे मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, MBBS नहीं हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, यहां लेट करके इसका समय क्यों खराब कर रही? मैंने तुरंत अपनी गाड़ी से उठवा के उसको हैलट भेजा, अपना गनर भेजा और वहां एडमिट कराया। उनको ये लगा कि शायद मैं अपने विधायक जी के पास जाऊंगी, विधायक जी इस पे हाथ फेरेंगे और ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये अपेक्षा भी इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि हम उस लाइन के जानकार नहीं हैं, हमें उसकी ABCD मालूम नहीं है। और उसके बाद अपेक्षा, लोगों को अपेक्षा होती, विधायक जी वो देखिए कि मेरे शरीर में ये देखिए फोड़े निकल, मेडिकल से रिलेटेड मेरे पास बहुत लोग आते हैं, ये देखिए मेरे फोड़े निकल रहे हैं, इसको मैं क्या करूं, कैसे ठीक कराऊं। तब उसको प्यार से समझाते हैं और फिर एक्सपर्ट डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, फिर वहाँ भेजते हैं। उनको लगता है कि मैं अपने ये काम भी केवल अपने विधायक के पास पहुँच जाऊँ तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो वो भी ये कठिनाई आती है। लोग मुझको, आज मैं अभी दिन में गया जिस समय हमारे गुजैनी में ये डायरिया फैला, तो वहाँ मैंने मेडिकल टीम लगाई है, DM नगर आयोग सबको भेजा था। युद्ध स्तर पे मैं लोगों को घर घर, आशा बहुओं से उनके घर घर चिन्हित करा रहा हूँ कितने बच्चे डायरिया से पीड़ित हैं। जब मैं वहाँ गया तो एक जनों ने रास्ते में एक मट्टी हुई थी, रास्ते में मेरा स्वभाव है, भीड़ देखी, मैं रुक गया, मट्टी में शामिल हुआ। जैसे ही निकला तो एक जनों ने कहा कि विधायक जी यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये कूड़ा है, इसको जरा कूड़ा उठ जाता, ये कूड़ा बगल वाले वो देखिए चबूतरा बंद किए हैं, नाली आगे नहीं जा रही, तो यहाँ कूड़ा। जो समस्या आप सभासद को बता सकते हैं, मैंने पूछा आपने सभासद को बताया या किसी को बताया? उन्होंने कहा नहीं। उनको लगता है कि अब हर काम मैं विधायक से ही कहूँ, चाहे विधायक का काम हो या ना हो। अच्छा, मेरा भी करना कर्तव्य क्या है उनको नहीं मालूम, वो भोले हैं। उन्होंने वोट दिया तो उनको लगता है कि यार मैंने तो सुरेंद्र मैथानी को विधायक बना दिया है, अब मेरे घर की समस्या हो, मेरे रिश्तेदारी की हो, मेरे मकान दुकान की हो, मेरे साफ सफाई की हो, मेरे मेडिकल की हो, मेरे सड़क नाली की हो, सब कुछ काम सुरेंद्र मैथानी नहीं करना है, हमारे विधायक जी नहीं करना है। तो ये उनकी अपेक्षा, उनका स्नेह जायज है, ये कहीं नाजायज नहीं है। नहीं तो क्या आप नहीं इसका कारण आप ये मानते हैं कि वो विधायक के पास आना चाहते हैं, या इसका कारण ये मानते हैं कि जो पार्षद हैं वो अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे? मुझे मालूम है कि यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो जब उनके पास लोग नाली की और ये सब समस्याओं को लेके जाते थे, सड़क की, तो वो गुस्सा हो जाते थे, कहते अरे यहाँ क्यों आ गए, जाइए पार्षद के पास जाइए, पार्षद के पास जाइए। क्या जो पार्षद हैं वो भी अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ भीड़ लग रही है? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने बताया कि जैसे उन्होंने कहा कि मैंने पार्षद को बताया नहीं, हाँ, मतलब उन्होंने बताया ही नहीं। उनको लगता बस एक विधायक पर्याप्त है, विधायक कोई बता दे। आप कुछ लग रहा है कि आप कुछ जनप्रतिनिधियों के ज्यादा पक्ष से ले रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, हमको गुस्साने का, नाराज होने का, नहीं, नाराज ना होइए, कुछ कहने का अधिकार नहीं है। वो तो मैं बात मान रहा हूँ, ये करना मतलब हम अपने कर्तव्य का के साथ धोखा ही नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है, हमें विधायकी फिर छोड़ देनी चाहिए। अगर बिल्कुल गुस्सा करें, हम किसी पर नाराज हों और अगर हम उसका अपमान करें, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे विधायक रहने का अधिकार नहीं है। ठीक बात, लेकिन इसके साथ ये तो भी कहिए कि पार्षद भी अगर इतने जागरूक हो जाएं तो शायद आपके पास जो भीड़ इतनी आती है उससे कम कभी हो जाए। नहीं, विश्वास की बात है डॉक्टर साहब। वो जैसे उन्होंने कहा ना कि हम नहीं गए,
तो जाए तो समस्या मान लीजिए 100 समस्या अच्छा, हाँ, बताई, 80 हो गई, 70 सॉल्व हो गई, 60 हो गई, 40 हो गई, बची शेष, तो हम भी उसको देख लें तो सॉल्व हो जाए सब। लेकिन जब प्रारंभ से गई नहीं, ठीक। और आपको विश्वास विधायक पे, तो ये मेरी जीत भी है, ये मेरा आधार भी है, और मुझे इसमें कोई बुरा भी नहीं लगता, मुझे करना भी चाहिए। फिर मैं पलट के कुछ काम सभासद से कराता हूँ, कुछ नगर निगम से कराता हूँ। लेकिन इस बात से तो आप पूरी तरीके से सहमत भी हैं, और आप इसे कि अगर कोई शिकायत लेकर के आए, किसी भी क्षेत्र का हो, मुझे करना और चाहिए। कोई भी समस्या हो, चाहे नाली हो, खड़ंजा हो, कुछ हो, मेरा कर्तव्य है, गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे करना चाहिए। गुस्सा और नहीं अगर होना मैं नहीं कर सकता, गुस्सा हो सकता है, तो फिर मुझे विधायक रहने का अधिकार नहीं है। चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं अमृत महोत्सव की, और अमृत महोत्सव में भी जनप्रतिनिधि और आम जन की। हमारे साथ चर्चा में है सुरेंद्र मैथानी जी। सुरेंद्र मैथानी जी, एक और आम जन की शिकायत रहती है, हमारे विधायक जी का फ़ोन नहीं उठता है, पार्षद जी का फ़ोन नहीं उठता है, कार्यालय में नहीं मिलते हैं, घर में जाओ तो कह दिया जाता है कि लखनऊ गए हैं, बाहर कोई व्यक्ति वहीं से मना कर देता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और यही कारण कि जब आप जैसे लोग सुलभ हो जाते हैं तो वहाँ भीड़ हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए? ये अच्छा वो नहीं है। अगर हम समाज जीवन में जब प्रवेश किए हैं, तो हम अपना कुछ ध्येय लेके चले होंगे। हम जब लोगों से वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ जोड़ करके, हम पांव छू छू करके वोट मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो फिर हम उनको कैसे, हम उनका फ़ोन ना उठाएं, कैसे हम उनसे कहला दें हम यहाँ नहीं हैं, हम वहाँ हैं, हम अभी नहीं मिल सकते। मेरी नज़र में ये बिल्कुल उचित नहीं है, और एक सफल जनप्रतिनिधि का ये परिभाषा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, और मैं इसको बिल्कुल नहीं पसंद करता। परिस्थिति हो सकती है कभी कि जैसे हम लोग कहीं हैं, प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री जी की वर्चुअल चल रही है, या हमारी कोई ऐसी मीटिंग चल रही है, तो भी अगर फ़ोन, मेरी तो हालत ये रहती है कि मैं अगर फ़ोन जो हमारे साथ है उसको निर्देश होता है सख्त कि इनको बताओ कि मैं कहाँ हूँ। सबसे पहले तो मैं उनको, जो मेरे साथ रहते हैं, बिल्कुल गैर राजनीतिक लड़के को मैं अपने साथ रखता हूँ, और उसको कहता हूँ कि तुम खाली बेटा एक बात ध्यान रखना, सच बोलना, मैं जहाँ हूँ आप मेरा फ़ोन अभी इस डिबेट में चलते हुए मिलाइए, तो जो लड़का मेरा फ़ोन उठाएगा, जो आपके दर्शक सुन रहे हैं उनको मिला लें, वो लड़का जब फोन मिलाएगा तो वो बताएगा कि मैं जीएमडी चैनल के ऑफिस में विधायक जी बैठे हुए हैं। ये जब आप कार्यशैली करें तो लोग संतुष्ट होंगे कि कोई बात नहीं भाई, अब इस समय डिबेट में बैठे हैं तो टेलीफोन पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद पलट करके उनको जवाब देते हैं। और मैं तो अपने यहाँ एक नया पैटर्न भी और मैंने निकाला है कि मैंने उनसे कहा है कि अस्पताल की समस्या या थाने की समस्या, जिसमें आदमी को तुरंत अपने जनप्रतिनिधि से सहायता की आवश्यकता होती है, अन्यथा टाइम बीत गया तो एफआईआर लिख जाती, वो कुछ पे कष्ट आ जाता है, और अगर समय बीत गया तो अस्पताल में कहो कोई घटना घटित हो जाए तो उसको तुरंत मदद की जरूरत होती है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि अगर जैसे मैं जीएमडी चैनल बैठा हूँ तो वो लड़का कोई इमरजेंसी होगी तो उससे कहेगा कि आप एसएमएस करिए, और इमीडिएट आप यहाँ पर दरवाजा खोल के दूर से मुझको वो दिखा देगा आपके इस डिबेट में भी कि विधायक जी ये थाने की या अस्पताल की समस्या है, क्योंकि उसको उस समय बाकी चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है कि भाई 1 घंटे बाद बात हो जाएगी, 2 घंटे बाद बात हो जाएगी, हम पलट के हम फ़ोन मिलाते हैं उनको तो पलट के बात हो जाएगी। तो ये होना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि ऐसा क्यों करते हैं, क्या करना, कारण क्या? उनके कारण अपने हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कारण इसकी कहीं आपके मतलब ये राजनीतिक दलों में इसकी कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, या राजनीतिक दल अपने विधायक तो या उनके पास है कि आप अपना हमें बताइए कि आप कब बजे कार्यालय में बैठते हैं, क्या करते हैं, और उसको चेक भी किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, देखिए होता है, एक तो पार्टी लेवल पर भी इसकी मॉनिटरिंग होती है, और दूसरा सबसे बड़ी जनता की अदालत में इसकी मॉनिटरिंग होती है। तभी तो आप देखते हैं कि बड़े धुरंधर माने जाने वाले और मुंह की खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? क्योंकि उनके यही इस प्रकार के ही हाव भाव उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अन्यथा मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसको 2.25 वर्ष मात्र मिला हो, पिछली बार 10 महीना केवल विधानसभा में काम करने का अवसर मिला हो, वो जब दोबारा चुनाव लड़ता है तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में 10वां स्थान आता है, 82,000 से जीतता है। तो ये परिणाम आपको जनता जनार्दन देती है। आप जैसा आचरण व्यवहार करेंगे पलट के आपको वही मिलता है। लेकिन मैथानी जी, मेरा सवाल ये है, क्या अब मतदाताओं की भी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं? पहले एक मतदाता थे,
जनप्रतिनिधियों के घर में जाने से भी डरता था। वो भी सोचता था कि कोई एक माध्यम मिल जाए जिसके के साथ हम वहाँ पर जाएं, एक ये स्थिति होती थी। आज वो स्थिति लगभग खत्म हो गई है। आदमी जाता है और ये पूछता भाई हमको मिलना है, कैसे मिलें, कैसे काम करें। क्या अब मतदाताओं की भी जनप्रतिनिधियों के प्रति अपेक्षा बढ़ गई है? अब वो सोचते हैं कि हमको तुरंत जाना चाहिए, मेरा अधिकार है। क्या ऐसा भी हो रहा है? देखिए, अभी मैं एक मेडिकल के कुछ प्रयोग मैं अपनी विधानसभा में कर रहा हूं, तो उनके कुछ डॉक्टर्स एक्सपर्ट कमेटी थी, राम मनोहर लोहिया दिल्ली के अस्पताल के हेड थे, उनके साथ मैं जयपुर गया था। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं एक विधानसभा में गया था, वहां बैठ करके कुछ गरीबों के बीच में बैठ करके किसी बीमारी पर डिस्कशन हो रहा था। उन्होंने जब मेरा परिचय कराया कि ये विधायक हैं, तो वहां के लोग ऐसा मुझको देखने लगे जैसे पता नहीं किसी दूसरी दुनिया का कोई व्यक्ति आ गया। तो मैंने जब वहां पे समझा, उनसे पूछा, तो पता लगा कि विधायक हमारे बीच की बात तो अलग है। मतलब विधायक के पास जाना और विधायक से बात करना वो एक बहुत बड़ा काम मान रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि संभव नहीं है, ये विधायक है ही नहीं। वो मुझको विधायक मानने को राजी नहीं हुए। उनको लगा ही नहीं कि विधायक ऐसे कैसे हमारे बीच में आ सकता है, ये है ही नहीं विधायक। तो इस प्रकार के आचरण व्यवहार में लोगों ने अपने को कुछ दूर किया है। राजस्थान का प्रकरण मुझको ध्यान में लाए। मतलब वो कैमरे से जब मेरी फोटो खींच रहे थे, तो मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे नीचे रखे कि मैं उनका कैमरा ना देख पाऊं और चुपचाप वो फोटो खींच लें। मतलब फोटो खींचने में भी डर रहे थे वो। तब मैंने जब उनको बुलाया, बच्चों को बुलाया, बैठाया, उनके साथ फोटो खिंचाई, वो क्या बूम आ गया वहां पर। वो कितने बेचारे गरीब बच्चे और सब, वो लेडीज़ें तक अपना घूंघट, वहाँ तो राजस्थान में बड़े बड़े घूंघट होते हैं, वो घूंघट पहन के बैठ करके और मेरी माँ की तरह, मेरी बहन की तरह मेरे साथ फोटो खिंचा रहे थे। मतलब उनको लगा कि एक अवसर मिल गया। उनको नहीं मतलब विधायक गोविंदनगर विधानसभा। तो जब इस तरह का आचरण व्यवहार आप करते हैं, तो निश्चित रूप से संदेश जाता है कि एक विधायक से बात करना मतलब वो एक अच्छी बात। लेकिन मेरा सवाल ये है, अच्छा नहीं। मेरा सवाल ये है, क्या मतदाताओं की अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा बढ़ गई है? क्या वो चाहता है कि हमारे यहाँ सुख दुख में तो आए, हमारे यहाँ की नाली की भी समस्या दूर कराएं, सड़क की भी समस्या, और वो मुखर होकर के आपके पास आता है? बल्कि सच बात तो ये है कि कहीं कहीं आपको बड़ी असुविधा भी होती है जब आप ऐसे मौके पर जाते हैं। तो क्या ये अपेक्षा बढ़ गई है? और एक जनप्रतिनिधि मतदाताओं से क्या चाहता है? निश्चित रूप से मतदाताओं की अपेक्षा बढ़ना स्वाभाविक भी है, लाजमी भी है। जब राजनीति मोदी जी की तरह हो, योगी जी की तरह हो, और इतने अंत्योदय की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हों, तो लोगों की अपेक्षा स्वाभाविक है, ज़्यादा है। तो उस ज़्यादा को पूरा करना हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम किन्हीं कारणों से उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको समझाना भी आवश्यक है, बताना भी आवश्यक है। और स्थितियाँ तो कभी कभी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि पापा मैं पानी के बतासे खाऊंगी, गुलगप्पे खाऊंगी और आपके साथ चलूंगी। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो। कहने लगे वहाँ फिर आप किसी से बात नहीं करोगे, आप 10 मिनट मुझको समय दोगे। मैंने कहा अच्छा तुमको देंगे, बात हम किसी से करते रहेंगे तो भी हम समय तुम्हें देंगे। मैं भी उसके साथ गया, मैंने भी 2-3 उसके गुलगप्पे खाए। तभी तक वहाँ बगल में एक लेडीज़ आ गई और वो अपनी सफाई, नाली, और बगल वाले ने मेरा चौपड़ा बंद कर दिया है, मेरे घर में पानी घुस रहा है, आप आइए और चलिए, अभी चलिए और मेरे घर में अंदर देखिए। मैंने बेटी से कहा कि इसकी वो चाट बहुत अच्छी बनती है, तुम बेटा इसका पत्ता बनवाओ, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। और मैं उसके साथ चला गया, उसके बाद आया। तो ये कहीं कहीं बच्चों को बड़ी फील, घर में बेटी बड़ी नाराज हुई कि आप 10 मिनट भी मेरे लिए नहीं है क्या। तो ये एक स्वाभाविक, हम जिस जीवन में हैं, जिस समाज जीवन में है, वहां पर हमारे लिए हमारा परिवार, फिर मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरी पत्नी नहीं, हमारा परिवार, हमारी वो सारी जनता है जिसने हमको आज इस प्रतिष्ठा तक पहुंचाया है, इस सेवा के अवसर को दिया है, जिसके कारण से मेरी बेटी कह रही है कि मुझे 10 मिनट दे दीजिए। ये वो परिवार है, तो मुझे उस परिवार की भी चिंता करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा मेरा परिवार नहीं है, लेकिन ये आचरण व्यवहार हमको रखना ही पड़ेगा। हाँ, माने कि आप जो मतदाता हैं, लेकिन मतदाताओं से ये भी अपेक्षा आप करते हैं कि भाई देखो अब कम से कम इस समय तो हमको परिवार के लिए दे दो। नहीं, परिवार में कैसे, जैसे अभी आप बेटी का उदाहरण सुना ही रहे थे, तो परिवार के लिए भी आप जो समय निकालते हैं, कौन सा समय होता है, और उस समय क्या अपेक्षा करते हैं कि मतदाता आपके आ जाए?
कौन सा समय होता है आपके पास? क्योंकि मैं देखता हूँ सवेरे आप लिख के भेज देते हैं, मैं इतना योग करता हूँ, मैं इतना जनता से मिलता हूँ, फिर आप कहें 10:30 बजे पहुँच जाता हूँ, फिर ये, तो हम तो देखते हैं कहीं कुछ है ही नहीं। तो परिवार के लिए कैसे आप मेरे लिए मैं एडजस्ट बहुत करते हैं? सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी, मेरा परिवार, क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, जी। तो इसलिए कैसे हमारा परिवार चलता है, तो वहाँ तक मुझे सोचने की आवश्यकता पड़ती नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे तो उसे परिवार घर को वो सब सपोर्ट करते हैं, पूरा परिवार घर संभालता है और मैं जनता संभालता हूँ। तो घर में कितना समय आप देते हो? मेरा घर का कोई भी समय नहीं, घर वाले आदी हो चुके हैं मेरे साथ। जब मैं अध्यक्ष था तब भी हाल थी। मैं 5 साल गाड़ी में चलते हुए मैंने रोटी खाई है, घर में करीब लगभग 5 साल अध्यक्ष रहा, रोटी नहीं खाई। अभी भी विधायक रहते हुए लगभग महीने में 7-8 दिन 10 दिन तो मैं घर पे दिन में भोजन कर लेता हूँ। बाकी भोजन का डब्बा मेरी आज भी गाड़ी में रहता है और मैं भोजन के लिए समय को कभी भी वेस्ट नहीं करता, उस समय का उपयोग जनता की सेवा में करता। अच्छा, आप मतदाताओं से क्या अपेक्षा करते हैं? मतदाताओं से मुझे अपेक्षा रहती है कि वो भी साथ मिलकर मेरे कंधे से कंधा मिला करके अगर चलें, तो मुझे लगता है कि जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं उसकी दुगनी स्पीड, क्योंकि मैं स्वयं का संकल्प लिया, मैंने चुनाव में किसी से वादा नहीं किया, स्वयं का संकल्प है। डॉक्टर रमेश जी, मैं आपके चैनल पे पहली बार बता रहा हूं कि मैंने संकल्प लिया है कि 5 वर्ष जो जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, इस 5 वर्ष में 20 वर्ष के डेवलपमेंट के काम करा करके अपने क्षेत्र की जनता को सौंपूंगा। ये स्वयं का संकल्प है, ये चुनावी वादा नहीं किया है। तो इसके लिए मुझको उतनी कड़ी परिश्रम करना पड़ेगा और कहीं मुझे अगर जनता का साथ मिल जाए तो यही 20 वर्ष की जगह मैं इस 5 वर्ष की जगह 2.5 वर्ष में ही उसके लक्ष्य को अचीव कर लूंगा। क्योंकि मुझे ये अपेक्षा रहती है कि अगर जनता भी हमारा साथ दे, हम दोनों मिल करके अगर समाज के काम में, जनता का काम है, उन्होंने कहा कि भाई ये समस्या है, हमने कहा इसका ऐसे निस्तारण है, कुछ कदम उन्होंने बढ़ाए, कुछ कदम मैंने बढ़ाए, तो जिस काम में मुझे ही 8 कदम बढ़ाने हैं, उस काम में 4 कदम जनता के, मेरे मतदाताओं के हो जाएंगे, 4 कदम मेरे हो जाएंगे। तो जो काम 4 दिन बाद होना है वो काम 2 दिन पहले हो जाएगा। तो क्या तो जनता क्या चाहती है? जैसे मान लीजिए एक कोई उदाहरण हो, आप जनता से क्या चाहते हैं? कदम कैसे बढ़े? भाई डेवलपमेंट काम होगा वो आपको कराना होगा। जनता से जैसे मैंने मैंने अभी हमारे यहाँ डायरिया हुआ गुजैनी में, ठीक, डायरिया में घर घर मेरी इच्छा थी कि मैं इंतजार क्यों करूं कि कभी कोई बच्चा अब डायरिया होगा, अस्पताल में भर्ती होगा, ये क्यों इंतजार करूं? मैं चाहता था कि घर घर में बच्चों का एक निरीक्षण चिन्हित हो जाए। तो मैंने वहां पे अपने लोगों से कहा और जनता से कहा, मैंने कहा यार आप ऐसा करो, 2-2 गली छांट लो और 2-2 गली के एक-एक घर में जाकर के पूछ लो यहाँ डायरिया या किसी बीमारी से कोई बच्चा तो नहीं, कोई बात तो नहीं। और आप ज्यादा से ज्यादा आपके घर में हिस्से में 200 घर आएंगे, आप पूछ करके वो दे दोगे। आज 3रा दिन हो गया, किसी ने भी एक घर की भी सूचना नहीं दी। परिणाम हुआ कि मैंने जिलाधिकारी महोदय से कह करके और नगर आयुक्त से कह के आशा बहुओं को लगाया और आज आशा बहुओं को जा करके मैंने स्थल पर और निरीक्षण करके उनका पूरा ब्यौरा लिया कि बताओ कितने घर में। तो 18 बच्चे ऐसे घरों के मुझे पता चले जिन घरों पर अभी तक डायरिया के प्रभाव की जानकारी भी नहीं थी। उनको दवाई मुहैया कराई, उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया और उनको इस स्थिति में ले आया हूं कि अब वो अस्पताल नहीं जाएंगे। तो इसमें सहयोग अगर जनता का होगा तो मुझे आशा बहुओं का मैं अतिरिक्त सहयोग ले सकता हूं और जनता जितना बेहतर तरीके से मेरी मदद कर सकती है उतनी बेहतर तरीके से शायद आशा बहुएं या और कोई लोग उससे कम कर सकते हैं, क्योंकि उनको दूसरे घर में जाना है और मोहल्ले के लोगों को अपने ही घर में जाना है। नहीं, ये काम तो वहाँ का जो सामाजिक संगठन होगा उससे आप करा सकते हैं कि वो तो सबको परिचित है। ऐसे कोई किसी के घर जाएगा और वो कहेगा कि आप क्या एक मोहल्ले में होता है। जैसे मैं अपने मोहल्ले की बात करूं तो मैं जिस मोहल्ले में, हम सब लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में तो आसपास के लोग हमको जानते ही क्या रहते हैं और जब हम किसी के हालचाल को लेंगे तो क्या आपने कोई बुरा नहीं मानेगा डॉक्टर रमेश। लेकिन वो उसमें आपने किसी की जिम्मेदारी सौंपी कि भाई देखो भाई आपको ये करना है, आपने कहा भाई सब लोग करके दे दो, तो फिर आदमी थोड़ा मैंने वहां बोला, मैंने कहा जरा पता करके बता दीजिए, तो मुझे करके बता दीजिए। आप सबने अपना इधर उधर हो गए, जिसको मैं मतलब कहना नहीं चाहिए, चैनल पे बैठा हूं कि मुझे जितनों की जानकारी सरकारी तंत्र के माध्यम से मिल पाई उसके अलावा एक भी जानकारी अलग तंत्र से नहीं प्राप्त हो पाई। अगर ये सहयोग भी हो जाए तो मुझे लगता है कि हम प्रयोग करेंगे। अगर 100 बच्चे हमको मिले, 50 मिले, भगवान करे एक भी ना मिले, तो उसमें से हम कुछ बच्चों को इस स्थिति तक तो ले ही आएंगे कि वो अस्पताल जाने लायक ना रहें, वो स्वस्थ रहें, घर ही में रहें, एहतियात बरतें, या उनके लिए हमें क्या करना है वो हम सोच सकें और प्रभावी तरीके से समयबद्ध उसको पूरा कर सकें।
ठीक ये बात। सहयोग हो जाएगा। चलिए। तो बहुत तरह की इस तरह सहयोग, चाहे डेवलपमेंट को लेकर के है, शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, तमाम ऐसी चीजें हैं। जैसे अभी मैंने डॉक्टरों से अपील करी है, मुझे कुछ डॉक्टर के फोन्स आए हैं। मैं जब उज्जैनी में स्वास्थ्य का बड़ा हमारा गोद लिया है मैंने उसको, वहां पे मैं डॉक्टरों की ओपीडी एक एक्स्ट्रा चलाना चाहता हूं। जैसे नर्सिंग होम में आदमी 500 रुपए 1000 रुपए दे के जाता है, पर्चा लिखाता है, बाहर से दवाई लेता है। मैं चाहता हूं उसी स्तर के डॉक्टर, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक लेडीज स्पेशलिस्ट और एक एक्सपर्ट फिजिशियन, ये 3 बैठे तो जो गरीब लोग हैं वो 500 रुपए 200 रुपए जगह जगह क्लिनिकों में जाकर के पैसा क्यों दे? डॉक्टर्स के पास तो आ ही जाते हैं पेशेंट। मैं उनके रोजगार से कोई उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उन गरीब लोगों को जो दे ही नहीं सकते, वो इलाज नहीं कराएंगे लेकिन दे नहीं पाएंगे, तो उनको एक बढ़िया ओपीडी मिले, इसके लिए मैंने आमंत्रित किया। तो अभी तक चलिए, एक डॉक्टर तो मिले, लेकिन बाकी मिल जाएंगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, आप अपने इस अमृत महोत्सव की पहचान किस रूप में देखना चाहते हैं कि ताकि एक यादगार रहे कि भाई अमृत महोत्सव पर मैंने ऐसा किया, ऐसी पहचान हुई? क्या आपने ऐसा भी कुछ सोच रखा, कुछ दिमाग में आता है कि ऐसा कर देंगे तो हमारा अमृत महोत्सव साकार हो जाए? जी डॉक्टर साहब, मेरे मन में भाव है जिसके लिए बराबर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी जनता के साथ मैं परिश्रम कर रहा हूं कि प्रत्येक घर में ध्वज निकले, लगे रहे। जब हम लोग निकलें, कोई पब्लिक का आदमी निकले, कोई बाहर से आया भी आदमी निकले, तो घर घर तिरंगा दिखाई दे। अगर हम स्कूटर से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो हाथों में तिरंगा हो। और एक बहुत बड़ा उत्सव जो जिसकी तुलना ना दीपावली से की जा सकती है, ना होली से की जा सकती है, ना ईद से की जा सकती है, ना किसी पर्व से की जा सकती है, ये इस प्रकार का एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल और दिन ये उत्सव के रूप में हम मनाएं और मोदी जी के उस आह्वान को, योगी जी के आह्वान को, पार्टी के आह्वान को पूर्ण करें कि घर घर तिरंगा, प्रत्येक घर में तिरंगा। और हम लोग इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को सब लोग मिलकर के मनाएं और यादगार संदेश इस कानपुर से, गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश और देश को देने का एक काम करें। मैं इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जीएमडी चैनल के सभी दर्शकों को पुनः बधाई देते हुए आप सबसे भी आग्रह करता हूं, जीएमडी चैनल के सभी जो दर्शक हैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घर के, अपनी गली की पूरी जिम्मेदारी लें। कहीं कोई अगर ध्वज की दिक्कत है, कोई बात है, तो हम सब लोग भी दे रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर लें, पार्षदों से संपर्क कर लें, संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर लें। वैसे तो घर जगह जगह तिरंगे मिल भी रहे हैं, बट भी रहे हैं, इनको भी आप ले लें। एक एक घर में तिरंगा अवश्य स्वयं लगाएं और अपनी पूरी गली को तिरंगामय कर दें। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मेरी शुभकामना है आपके साथ कि कम से कम आपका गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र एक रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड कि हर घर में झंडा, और ये रिकॉर्ड पूरा हो, ऐसी मेरी कामना है। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे भी और कर भी लेंगे और अपने उद्देश्य की पूर्ति भी करेंगे। देखते रहिए अमृत तिरंगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @GMD News।